डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस इन आईआर। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेशंस देखेंगे और साथ में हम देखेंगे पैरेलल वाइब्रेशंस और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस और इनके बैंड्स, इन्हें पैरेलल बैंड क्या होता है और परपेंडिकुलर बैंड क्या होता है। और साथ में देखेंगे हम स्केलेटल वाइब्रेशंस क्या रहते हैं। ठीक है, ये हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये टाइप्स देखेंगे, तो इसको एंड तक देखना है इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वाइब्रेशन की बात करूंगा। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए, ये दोनों चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ जनरल में अगर हम वाइब्रेशंस देखेंगे तो हमारे पास में दो तरह की वाइब्रेशंस हैं इन जनरल। एक को बोलते हैं हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। दूसरा जो टाइप आएगा फिर वो आएगा बेंडिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस। यानी एक में स्ट्रेचिंग होगी, दूसरे में बेंडिंग होगी। जैसे मैंने यहां पे कहा, एक में बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, दूसरे में चेंज इन बॉन्ड एंगल। ठीक है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है चेंज इन बॉन्ड लेंथ और बेंडिंग का मतलब होता है चेंज इन बॉन्ड एंगल ऑफ ए मॉलिक्यूल। यानी जब हम एक मॉलिक्यूल पे आईआर डालते हैं तो उसके ऊपर आईआर मींस इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो उसकी वजह से उसमें या तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी यानी स्ट्रेचिंग होगी, या फिर बॉन्ड एंगल चेंज होगा। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया। अब देखो, ये चीज़ जो है ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। आपको ये कंसिडर करना है कि बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिस तरह स्प्रिंग रहती है। तो मैं क्यों ना फिर एक मॉलिक्यूल बनाऊं, सिंपल सा मॉलिक्यूल, जिसके दरमियान में बॉन्ड की बजाय एक स्प्रिंग रखूंगा। स्प्रिंग, यहाँ पे भी मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ। सपोज ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मैं इसको दो बॉन्ड्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बेंडिंग दिखानी है, यहाँ पे मुझे बॉन्ड एंगल चेंज कराना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो ना ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी आपको स्प्रिंग को लंबा करना है, यहाँ पे आपको सिंपली बेंड करना है। अब आप गेस कर सकते हैं कि एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगी कि इसमें ज़्यादा लगेगी। तो फिर मैं बोलूँगा कि जो स्ट्रेचिंग है, यानी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना, वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बेंड करना। इसको बेंड करना बहुत ईजी, इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसमें एनर्जी कम। मैं फिर बोलूँगा स्ट्रेचिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू बेंडिंग एनर्जी। ठीक है, बेंडिंग एनर्जी, समझ में आया? एनर्जी ज़्यादा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। फिर मैं बोलूँगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग रहती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में वो ज़्यादा रहेगी, याद रखना। यानी इसमें ये जो स्ट्रेचिंग है ये हायर फ्रीक्वेंसी पे आता है आपको स्पेक्ट्रम में, और ये आपको मिलेगा बेंडिंग जो है लोअर फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। ये जो ये आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन्स में मिलेंगे ये स्ट्रेचिंग, जबकि ये वाला जो है बेंडिंग जो है ये आपको फिंगरप्रिंट रीजन्स में मिल जाएंगे, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वेव नंबर ज़्यादा है ना, वेव नंबर भी इसका ज़्यादा होगा। वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग विल बी ग्रेटर देन वेव नंबर ऑफ बेंडिंग, राइट? तो इसका मतलब बेंडिंग के लिए कम फ्रीक्वेंसी लगती है और स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगती है। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब हम देखेंगे कि इनमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा और वीक कौन होगा, यानी किसका बैंड स्ट्रॉन्ग होगा और किसका बैंड वीक होगा, यानी किसकी सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगी, किसकी सिग्नल वीक होगी। याद रखना, जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग के लिए जो सिग्नल आती है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आती है, स्ट्रॉन्ग, जबकि बेंडिंग के लिए आपको वीक सिग्नल मिलेगी, वीक। ये याद रखना। ठीक, तो ये था
नंबर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस जो मैंने आपको मेनली बताया कि वो दो तरह के रहते हैं, एक स्ट्रेचिंग और दूसरा बेंडिंग। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग कितने टाइप की रहती है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के फर्दर टाइप्स रहते हैं, जैसे एक टाइप में यहाँ पे लिखूंगा, उसको मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। क्या कहूँगा? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। दूसरा जो स्ट्रेचिंग है वो है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक बोलूँगा मैं, एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? देखो सिमेट्रिकल में क्या करते हैं आप, सिमेट्रिकल में मान लो ये एक मॉलिक्यूल है ए, इसकी इस तरफ बी, इस तरफ भी बी, ये दो बॉन्ड्स एक जैसे हैं क्योंकि ए के साथ बी है, ए के साथ बी है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि ये जब स्ट्रेच होगा तब ये भी स्ट्रेच होगा और बराबर बराबर होगा। समझ में आया? यानी ये वाला जो डायपोल है जितना ये चेंज होगा उतना ये डायपोल भी चेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रेचिंग हुई भी तो ये ऐसे स्ट्रेच होगा ये बी, और इस तरफ भी स्ट्रेच होगा ये बी। और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपनी जगह वो सेम है, सेम, वो चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? अब मैं यही मॉलिक्यूल लूँगा यहाँ पे, सपोज मैं बनाता हूँ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, इसमें मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करूँगा। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें एक तरफ बॉन्ड जो वो लंबा हो जाएगा, दूसरा तरफ एक तरफ से स्ट्रेचिंग होगी और दूसरी तरफ से यहाँ पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेस होगा बॉन्ड। समझ में आया? तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है? देखो ये सेंटर है, इसके इस तरफ भी जो तराजू है और इस तरफ भी तराजू, ये दोनों बराबर बराबर है, दोनों पलड़े बराबर। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पे इस तरफ मास ज़्यादा है, इस तरफ मास कम है, तो मैं बोलूँगा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो गया। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों तरफ जो है वो बराबर बराबर नहीं है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज हो गया। समझ में आया ना? अब आप बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज का मतलब क्या है? मैं सिंपली बोलूँगा आपको, अगर मैं इस ए को यहाँ पे पकड़ूंगा तो ये और बी ये जो है ना ये बिल्कुल ऐसे बैलेंस पे रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। समझ में आया? अब देखो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये पेन है या मैं ये पेन लूँगा, ये अगर दोनों तरफ बराबर बराबर होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना बिल्कुल मिडल में होगा। लेकिन अगर मैं इसमें इसके बदले में ये पेन ले लूँ, इसमें इस तरफ वज़न ज़्यादा है, इस तरफ वज़न कम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे आएगा। अब उंगली पे इसको उठा के बैलेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे उंगली पे अगर मैं सेंटर में रखूँगा तो ये झुक जाएगा एक तरफ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ तो इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बिल्कुल मिडल में नहीं है बल्कि थोड़ा लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसमें पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, लेकिन अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ना मिडल में नहीं है बल्कि वो चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्लियर? यानी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाता है। इसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे लेते हैं, इस तरफ मैं लूंगा ये सिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिक, ठीक। मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ डायपोल मोमेंट एक जैसा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ बॉन्ड लंबा हो जा रहा है, एक तरफ बॉन्ड छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये डायपोल मोमेंट बड़ा है, ये डायपोल मोमेंट छोटा है। बॉन्ड मोमेंट बोलूँगा मैं यहाँ पे, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका कुछ न कुछ होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में चाहे वे कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए,
इसमें कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होता है, यानी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। जब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये मैं बोलूँगा कि ये हमेशा, मैं बोलूँगा ऑलवेज IR एक्टिव रहेगा। इन्हें IR, इसको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना बॉन्ड मोमेंट इस तरफ बनता है राइट साइड में, उतना ही बॉन्ड मोमेंट यहाँ पे भी बनता है। और यहाँ का डायपोल इसके अपोजिट वाले डायपोल को बिल्कुल कैंसिल कर देता है और डायपोल मोमेंट जीरो। इसको मैं बोलूँगा ये है IR इनएक्टिव। तो इसका मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में मॉलिक्यूल जो है या बॉन्ड जो है, या आपको जो अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो वो IR इनएक्टिव दिखाई देगा, यानी उसकी आपको सिग्नल नहीं मिलेगी, आप उसको IR से डिटेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया? लेकिन इसके बदले में अगर मैं दूसरा एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग लूँगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सपोज मेरे पास में ये NH2 ग्रुप है। अगर इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, तो ये वाला मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलर है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, ये इसमें पोलरिटी आ सकती है। कब? जब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पोलर रहते हैं, या जो स्पीशीज ऑलरेडी पोलर रहते हैं, उनमें आपको जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है वो नज़र आ सकती है, यानी वो IR एक्टिव रहती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा किसकी, NH2 ग्रुप की, तो आपको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में, यानी अगर इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है तो IR में आपको 3300 पर सेंटीमीटर पे, यानी इस वेव नंबर पे आपको एक सिग्नल मिलेगी। समझ में आया ना? लेकिन अगर मैं यही NH2 ग्रुप यहाँ पे ले लूँ, NH, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में एक बॉन्ड लंबा हो जाएगा, दूसरा छोटा हो जाएगा। यानी एक तरफ से स्ट्रेचिंग होगी, दूसरी तरफ से कंप्रेशन होगा। तो इसको मैं बोलूँगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हर बार जो वाइब्रेशन है वो IR एक्टिव रहती है, लेकिन सिमेट्रिक में हर बार एक्टिव नहीं रहती, इसमें जनरली इनएक्टिव रहती है। अब अगर मॉलिक्यूल पोलर है ऑलरेडी, तो इसमें उस सूरत में IR एक्टिव सिग्नल आपको मिल सकता है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी तो ये IR एक्टिव है, IR एक्टिव, ये हमेशा IR एक्टिव रहता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में और एक खास बात है, आपको जो सिग्नल मिलेगी वो इसके कंपैरिजन में, इसकी फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में हायर फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी। यानी ये जो है, ये इसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा चेंज होता है, इसमें डायपोल मोमेंट कम चेंज होता है। जितना डायपोल मोमेंट ज़्यादा चेंज हो जाएगा उतना आपको सिग्नल एक तो स्ट्रांग मिलता है, और दूसरा जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमेशा आपको सिग्नल हायर एनर्जी लेवल पे मिलती है। तो यहाँ पे अगर 3300 पे मिलता है तो यहाँ पे आपको 3400 पर सेंटीमीटर पे सिग्नल मिलती है, ये याद रखना। सो IR में जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ में आया? तो फिर इस केस में जहाँ पे ये ऑलरेडी IR एक्टिव ग्रुप्स होंगे, अगर इसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आती है तो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। आपको यहाँ पे 2 पीक्स मिलेंगी। क्या मिलेंगे? 2 पीक्स। समझ में आ रहा? एक होगा 3300 पे, दूसरा होगा 3400 पे। एक है सिमेट्रिक, दूसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ में आया? अब मैं कुछ देर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में स्ट्रेचिंग की कितनी पीक्स मिलेंगी? शाबाश, एक ही पीक मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है सिर्फ वही एक्टिव है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एक्टिव नहीं है, यानी उसकी कोई पीक आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ये वाली पीक मिलेगी।
फंडामेंटल पीक जिसको आप बोलते हैं वो एक ही मिलेगी। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं और एक ग्रुप लेता हूँ, वो ग्रुप कुछ इस तरह है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा नाइट्रो ग्रुप। ये मैंने दो क्यों बनाए, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। समझ में आया? तो ज़्यादा एनर्जी किसको लगेगी? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब इसकी जो पीक है वो हायर एनर्जी लेवल पे आएगी, जबकि इसकी पीक लोअर एनर्जी लेवल पे आएगी। और याद रखना, नाइट्रो में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो पीक आती है वो आती है 1350 पे, जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो पीक आती है वो आती है 1530 पे। आप 1550 पे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे भी एक पीक के दो सिग्नल्स मिलेंगे, यानी एक पीक जो दो में स्प्लिट हो जाएगी। एक सिग्नल मिलेगी आप यहाँ पे आपको 1350 सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की पीक, दूसरी मिलेगी 1530 एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की पीक। इन दोनों पीक्स में से लंबी वाली पीक कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि इसमें ज़्यादा डायपोल मोमेंट चेंज होता है। क्लियर? तो ये बात याद रखना। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है। समझ में आया? शाबाश। और ऐसी पीक्स को मैं बोलता हूँ ये डबलेट है। डबलेट यानी एक पीक के दो हिस्से हो गए। क्लियर? अब लेते हैं इसके बाद में हम बेंडिंग वाइब्रेशंस। क्या लेंगे? बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशन जो है ये हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। दो मेन ग्रुप्स बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं लिखता हूँ ये दो मेन ग्रुप्स कौन कौन से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एक जो बेंडिंग है उसको बोलूँगा मैं इन प्लेन बेंडिंग, इन प्लेन बेंडिंग। दूसरा जो है वो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। ये समझा दूंगा मैं ये क्या रहता है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये जो है ना, ये मेरी उंगली और ये एक मॉलिक्यूल है। अगर ये इसमें बेंडिंग होती इस तरह से, या सिंपली बोलूँगा मैं दो उंगलियां हैं, अगर इनमें इस तरह बेंडिंग होती है, यानी ये पेपर आप प्लेन की पेपर से ऊपर नहीं उठ रही है, इसको बोलूँगा मैं ये जो बेंडिंग है ये इन प्लेन बेंडिंग है। लेकिन अगर बेंडिंग इस तरह होती है, एक ऊपर दूसरा नीचे, ऊपर नीचे, तो ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर जाता है। इसको बोलूँगा मैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। समझ में आया? शाबाश। अब मैं इन प्लेन बेंडिंग जो है इसके फर्दर टाइप्स बताऊंगा कौन कौन से। देखो, इन प्लेन बेंडिंग में हमारे पास में दो तरह के बेंडिंग होती है। एक को कहते हैं सिजरिंग। सिजरिंग मैंने कैंची के जैसा, ये इसको बोलते हैं सिजरिंग। सिजरिंग समझ में आया ना? दूसरे को कहते हैं रॉकिंग। ये मैं समझा दूंगा रॉकिंग और सिजरिंग क्या होता है। और यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग जो है इसके भी दो टाइप्स रहते हैं। एक को कहते हैं वैगिंग, दूसरे को कहते हैं ट्विस्टिंग। समझ में आया ना? तो आपको ये पहले समझना है सिजरिंग क्या होता है। देखो, सिजरिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर है। ये आपको नज़र में रखना है। ये जो मैंने बनाया ना ये वाले बॉन्ड, या मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इसका सेंटर है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम। अब सिजरिंग का मतलब ये रहता है कि अगर ये एटम इस तरफ बेंड हो जाए और ये एटम इस तरफ बेंड हो जाए, इन ऐसे कैंची की तरह, इसको बोलते हैं सिजरिंग। ये प्लेन से ऊपर तो नहीं उठ रहे, सो इट इज इन प्लेन बेंडिंग बट सिजरिंग टाइप ऑफ बेंडिंग। दूसरा जो मैंने आपको बताया उसको कहते हैं रॉकिंग। रॉकिंग में कैसा, इसमें भी एटम्स प्लेन में ही रहते हैं, यानी ये प्लेन से बाहर नहीं जाते। जैसे इसमें
ये एक एटम है इधर, दूसरा एटम इधर है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक। इसमें मान लो ये एटम इस तरफ जा रहा है और ये एटम इस तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं रॉकिंग। जैसे ये है, ऐसे ऐसे होना, प्लेन से बाहर नहीं जाना, लेकिन सिजरिंग भी नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिजरिंग में कैसा, एक जा रहा है लेफ्ट की तरफ, दूसरा जा रहा है राइट की तरफ, लेकिन यहाँ पे दोनों या तो राइट जाएंगे या दोनों लेफ्ट जाएंगे, इसको बोलते हैं रॉकिंग। क्या कहते हैं इसको, रॉकिंग। समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ ये दो क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग क्या होती है। जो बेंडिंग का दूसरा टाइप है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, उसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया एक वैगिंग, एक टाइप को बोलते हैं हम वैगिंग। दूसरा जो टाइप मैंने बताया उसको कहते हैं हम ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग ये बताया ना, शाबाश। अब देखो वैगिंग में क्या होता है। वैगिंग का मतलब ये रहता है, जैसे ये है, ये एक मॉलिक्यूल है, उसके दो बॉन्ड्स ये है। वैगिंग का मतलब ये होता है, ये या तो नीचे या ऊपर, है ना। ये आपको ब्लर आ रहा होगा बीच बीच में, ये कैमरा की एडजस्टमेंट की वजह से होता है, इसको बोलते हैं वैगिंग। यानी इसमें मैं अगर मैं सिंबॉलिकली दिखाऊं, ये मान लो सेंट्रल एटम है, इसके साथ यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ये वो दो बॉन्ड है जिन पे हमारी नज़र है, जिन्हें हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखो ये तो या ऊपर जाएंगे यानी प्लस, ये भी प्लस, यानी दोनों ऊपर एक साथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं। या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये है सेंट्रल एटम, ये है बॉन्ड, इस एटम के साथ में इस एटम के साथ बॉन्ड, इसमें ये एटम माइनस, ये भी माइनस, माइनस मतलब ये पीछे जा रहे हैं, पेपर के पीछे, दोनों पीछे जा रहे हैं, इसको बोलूंगा मैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस दिखाया। यानी नीचे जाने वाले को माइनस, ऊपर आने वाले को प्लस। जब दोनों एक साथ ऊपर आए या दोनों एक साथ नीचे जाएं, तब इसको बोलते हैं हम वैगिंग। क्या कहते हैं इसको, वैगिंग। क्लियर? अब ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है ये मैं समझा दूंगा। ये मान लो एक एटम है, सेंट्रल एटम, इसके साथ में ये छोटे दो एटम्स अटैच हैं, इनके ऊपर मैं दिखाऊंगा ट्विस्टिंग क्या होता है। ये मान लो ये दो बॉन्ड है, ऐसी दो उंगलियां, अगर एक उंगली ऊपर दूसरी नीचे, इसको कहते हैं ट्विस्टिंग। क्या कहते हैं इसको, ट्विस्टिंग। यानी एक प्लस हो रही है तो दूसरी माइनस, यानी एक ऊपर की तरफ आ रही तो दूसरी नीचे की तरफ जा रही, यानी एक बॉन्ड नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर आ रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, इसको कहते हैं हम ट्विस्टिंग। समझ में आया ना? और सब ये बेंडिंग है, और बेंडिंग की एनर्जी ट्विस्टिंग की एनर्जी के मुकाबले में कम होती है, यानी बेंडिंग फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन दैट ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ट्विस्टिंग नहीं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ना? और ट्विस्टिंग क्या है, ये एक टाइप की बेंडिंग है, लेकिन कौन सी बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। वैगिंग भी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है। क्लियर? अब मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा। अब मैं लूंगा फंडामेंटल वाइब्रेशंस। क्या लूंगा, फंडामेंटल वाइब्रेशंस। देखो फंडामेंटल वाइब्रेशंस, या मैं बोलूंगा इनको डिफॉर्मेशंस भी बोलूंगा मैं। फंडामेंटल वाइब्रेशंस और डिफॉर्मेशंस, ये किसको कहूंगा मैं? फंडामेंटल वाइब्रेशन का मतलब वो रहता वो वाइब्रेशन जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेंज ना हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, यानी नो चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, क्या ले लूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कुछ अलग कलर से बनाता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया? और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब रहता है वो एक्सिस जो मैक्सिमम एटम्स के थ्रू पास हो जाए। समझ में आया ना? क्लियर? ये इसकी एक्सिस है।
अब इस एक्सिस के ऊपर मैं दो तरह की वाइब्रेशंस करा सकता हूँ। देखो, एक वाइब्रेशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस एक्सिस के ऊपर ही स्ट्रेचिंग दिखाए, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, यानी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखा रहा है। समझ में आया? तो इसको बोलूँगा मैं ये पैरेलल वाइब्रेशन है। और यहाँ पे ये जो सिग्नल देगा उसको मैं बोलूँगा पैरेलल बैंड। क्या बोलूँगा उसको? पैरेलल बैंड। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन ये अपनी ही जगह है, ये अपनी जगह हिला नहीं, चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये जो एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स, ये ऐसे बेंड हो गए। क्या हो गए? बेंड। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में बेंड हो गए। तो इसको बोलूँगा मैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो हमारे पास में दो तरह की रहती है, या तो पैरेलल वाइब्रेशन या फिर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। यानी या तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल एटम से जो एटम्स है वो दूर जाएंगे। कैसे? या तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग से जाएंगे या फिर बेंडिंग की वजह से जाएंगे। ये देगा हमें पैरेलल बैंड, ये देगा परपेंडिकुलर बैंड। क्लियर? अब मैं और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं स्केलेटल वाइब्रेशन। स्केलेटल वाइब्रेशंस। स्केलेटल वाइब्रेशन जो ना वो रिंग्स में होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को मैं ऐसे बना सकता है ना, या फिर ऐसे बना सकता हूँ बेंजीन को। ठीक। अब इस बेंजीन का जो रिंग है, ये बाहर से वाला कार्बन रिंग, इस कार्बन रिंग को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ये कार्बन रिंग और अंदर से पाई बॉन्ड। राइट? मेरी बात गौर से सुनना। अगर ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये वाला कार्बन बाहर की तरफ चला जाए, समझ में है ना, ये वाला बाहर की तरफ चला जाए, ये वाला बॉन्ड बाहर की तरफ चला जाए, यानी एटम, यानी ये बाहर की तरफ जाने लगती, और उसी दौरान ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है वो इस कार्बन स्केलेटन में होती है। कार्बन स्केलेटन, समझ में है ना? इसमें ये आउटर वाइब्रेशन होती है, इनर वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं इनर आउटर वाइब्रेशन। ठीक, इनर आउटर वाइब्रेशन। दिस इनर आउटर वाइब्रेशन of carbons in a ring system, बोलूँगा मैं, ring system, in a ring system is called क्या कहते हैं इसको? शाबाश, स्केलेटल वाइब्रेशन। ये मैं अलग कलर से लिखूंगा, इसको कहते हैं स्केलेटल वाइब्रेशन। ये याद रखना, इसको कहते हैं स्केलेटल वाइब्रेशन। ये आपके काम में आएगा आगे। तो फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैसे निकाल सकते हैं हम, उसकी कैलकुलेशन वगैरह, और एक मॉलिक्यूल में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आया? या इस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी निकालेंगे, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आज इतना ही फिलहाल।